श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं विजय बजाज और मन की बात पर आधारित हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से एक बार पुनः देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये कार्यक्रम कई मायनों में खास था, बेहद दिलचस्प था, क्योंकि हर बार की ही तरह प्रधानमंत्री ने इस बार भी कई अलग अलग विषयों पर अपने जो विचार हैं वो देशवासियों तक पहुंचाए। इन्हीं सब विषयों पर व्यापक बातचीत के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है HOD डाइट जम्मू और जाने माने शिक्षाविद और मनोविज्ञानी डॉक्टर रोमेश शर्मा जी को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से एक बार फिर देशवासियों से अपने विचार साझा किए और खास बात यह है कि इस कार्यक्रम की आज 127वीं किस्त जो है वो प्रसारित की गई है और हर बार की ही तरह इस बार भी प्रधानमंत्री ने कई अलग अलग विषयों पर अपने विचार देशवासियों तक पहुंचाए और ये ऐसे विषय हैं जो आम जनमानस के साथ जुड़े हुए विषय हैं, बेहद महत्वपूर्ण विषय हैं। तो प्रधानमंत्री का ये जो रिश्ता है, रेडियो के माध्यम से आम जनमानस तक एक संवाद पहुंचता है, एक बातचीत होती है, इस रिश्ते को आप किस तरह से देखते हैं? कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री और देशवासियों का ये मन की बात का रिश्ता? मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मनोविज्ञान ही है जो हमारे बाकी जो बिहेवियर्स हैं उनको डिसाइड करता है। तो जब मन की बात एक प्रधानमंत्री की जो है उसमें जो डिफरेंट विषय जो लिए जाते हैं, मुझे लगता है एक तो मोटिवेशनल होते हैं, हमें अभिप्रेरणा मिलती है। दूसरा, जो हमारी सरकार का जो मुखिया है, जब उसके मुखारबिंद से ऐसी चीज़ें जो निकलती हैं तो मोटिवेशन के साथ साथ अवेयरनेस भी बढ़ती है कि हमारे सुदूर जो पूरे, जैसे हमें अपने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ही पता होगा, अब बेंगलोर की बातें जैसे इस बार कुछ शेयर हुई, छत्तीसगढ़ की बातें जब शेयर हुई, या ओवरऑल क्या चल रहा है, तो मुझे लगता है बहुत ही मोटिवेशनल रहता है, बहुत ही प्रेरणा का स्रोत रहता है। और इस विषय से कि एक आम नागरिक भी जो है उसको भी लगता है कि मैं भी अपनी जो एक सक्सेस स्टोरी है मैं अपने लेवल पे जो कर रहा हूँ वो प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से कभी ना कभी मुझे मौका मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत है मुझे जो लगता है। और एक जो लोग रेगुलरली सुन रहे हैं, हर मंथ जो सुनते हैं, तो उनके लिए एक संबंध सा प्रधानमंत्री के साथ भी स्थापित होता है, सरकार के साथ भी स्थापित होता है, और एक उनके साथ एक ट्रस्ट जिसको कहेंगे वो एक रिश्ता सा बन जाता है। जी डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारी सरकार के मुखिया हैं और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि ये जो मन की बात का कार्यक्रम है इसमें प्रधानमंत्री केवल एक सरकार के मुखिया के तौर पर ही नहीं, जैसे एक घर परिवार में एक मुखिया होता है, जब वे सभी बच्चों को बिठाकर अपनी बात उन तक रखता है तो वे बात बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है, बेहद इम्पैक्टफुल बन जाती है। तो आज जो मन की बात का कार्यक्रम है इसमें प्रधानमंत्री ने एक मुखिया की तरह जब शुरुआत की तो सबसे पहले देशवासियों के साथ त्योहारी रुत, जो हमारा फेस्टिव सीजन चल रहा है, उसकी बात की, छठ पूजा की बात की। और हम सभी जानते हैं कि देश में इस समय जो है वो छठ का पर्व मनाया जा रहा है और आज इसका दूसरा दिन है। और छठ के पर्व से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना बतौर एक मुखिया की तरह, तो किस तरह से देखते हैं आप इस शुरुआत को? इस शुरुआत को इस तरह से देखते हैं, मैं खुद भी जब हम जम्मू कश्मीर में देखते थे कि आज से कुछ वर्ष पहले इस तरह का त्योहार मतलब जम्मू में इतना प्रचलित नहीं था, पर आज हम जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का एक सपना, एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला, वो भी निकल के एक सामने आ रहा है कि जम्मू के लोग भली भांति परिचित हो रहे हैं उन सारे पर्वों के जो ना ही जम्मू कश्मीर बाकी जगहों पे भी मनाए जाते थे। तो मुझे लगता है आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक नॉन पॉलिटिकल स्टार्ट जिसको हम कह सकते हैं, हम वो पॉलिटिकल उनकी टोन बिल्कुल नहीं होती, वो बिल्कुल एक मुखिया की तरह, बिल्कुल एक समाज सेवी की तरह, बिल्कुल हेड ऑफ द स्टेट की तरह ऐसे वो बात करते हैं। और त्योहार वाला जो उन्होंने फेस्टिव सीजन की जो बात कही वो कंटिन्यूटी में है। दिवाली के बाद जो छठ पर्व हम देख रहे हैं, जगह जगह जो घाट बने हुए तवी से लेके हमारे अपने एरियाज में भी जो है, तो मुझे जो इसमें बहुत अच्छी बात ही लगी, एक जो भावना थी यूनिटी की, एक भावना की सभी वर्गों को एक साथ आके सम्मिलित होने की, और जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, मुझे लगता है कि जम्मू वासियों के लिए भी शायद ये प्रेरणा का स्रोत मिले और हम भी अपने जो त्योहार मनाते हैं वो सांख परवाना और वो सारी चीजें होती हैं, बट छठ का जिस तरह से मैं ऑर्गेनाइजेशन देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमें भी काफी प्रेरणादायक चीजें सीखने को मिलेंगी कि हम भी ये सारी जो इवेंट्स हैं, ये सारे जो कार्यक्रम हैं, उनको बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से जो है कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही खुशी की बात है वो सारे प्रदेश जिनके लिए छठ एक प्राकृतिक, एक सांस्कृतिक, एक बहुत ही उनकी मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है, उनको बहुत अच्छा लगा हुआ, और यही बातें जो है ये एक जुड़ाव का जो कारण बनती हैं। और जो युवा पीढ़ी है जिनको पता नहीं है कि छठी मैया
या सूर्य भगवान को अर्घ देना या प्रकृति का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मुझे लगता है इन त्योहारों के साथ जुड़ने से वो भी एक्सप्लोर करते हैं, वो भी फाइंड आउट करते हैं। युवा जो है सोशल मीडिया पे देखता है तो कहीं ना कहीं अपने जो रूट्स के साथ, प्रकृति के साथ, सूर्य भगवान को अर्घ देना, इन सब चीज़ों के साथ भी जुड़ते हैं। तो ना ही एक मुबारकबाद या तरह से लिया जाए, बट उनको इसका अपने रूट्स की अवेकनिंग की तरह से भी देखना चाहिए कि वो एक मुबारकबाद के बहाने वो युवाओं को, वो हमारे जनमानस को अपनी जो एक हमारी रूट्स है, हमारे जो सांस्कृतिक नींव है, उससे भी जुड़ाव की बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, तो यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मन की बात का ये रेडियो कार्यक्रम है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक बेहतरीन वाहक साबित हो रहा है, क्योंकि इससे जो अलग प्रदेश के लोग हैं उन्हें एक दूसरे के जो रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं, परंपराएं हैं, उनके बारे में जानने समझने का जो है वो मौका प्राप्त होता है। तो डॉक्टर साहब, मन की बात के आज के कार्यक्रम में त्योहारों के साथ साथ ही प्रधानमंत्री ने देश के मुखिया के तौर पर देशवासियों को एक बार पुनः ऑपरेशन सिंदूर का याद दिलाया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने किस प्रकार से देश के जो दुश्मन हैं उनके दांत खट्टे किए। तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं मन की बात के इस माध्यम में? ऑपरेशन सिंदूर का महत्व हमारे जम्मू एंड कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में और भी रेलेवेंट, प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि हमने उसको बड़ा क्लोजली देखा है। और उसके बाद से एक साहस, एक जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है हम सब में कि हमारी कंट्री जो है, हमारा देश जो है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम सक्षम है किसी भी तरह के जो अटैक को डिफेंड करने के लिए। जिस तरह से हमारे पास ही एयरपोर्ट है, तो हमने वो सारा देखा कि किस तरह से हमारी डिफेंस जो प्रणाली है वो बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, हमारा जो सशस्त्र बल है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है, उनके प्रति एक सम्मान की भावना जो बड़ी है, उनकी आपस में एक कोऑर्डिनेशन, जिनको बड़ी बार जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उन्होंने कहा कि ये संभव इसलिए हो पाया कि हमारी एयरफोर्स, आर्मी और बीएसएफ के बीच में और इवन सिविलियंस के बीच में भी एक बड़ा एक तालमेल रहा। तो ये कोऑर्डिनेशन की भावना भी बनी है। ये बात मन की बात में कहने का, और प्रधानमंत्री मुझे लगता है हर प्लेटफॉर्म पे इस बात को जिक्र करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये गर्व का विषय है, हमारे लिए ये हर्ष का विषय है, और हमारे लिए और हमारे दुश्मनों के लिए ये एक वार्निंग का विषय भी है कि अगर किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि हमारी स्टेट में, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर अगर देखेगी, तो उसका मुंह तोड़ जवाब उनके घर में जाके दिया जाएगा। तो मैं इसको बहुत ही सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट मानता हूं। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए एक फक्र का विषय है। जी डॉक्टर साहब, गत 22 सितंबर से देश में जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ी पहल की गई। 22 सितंबर से कई सारी ऐसी आम इस्तेमाल की चीजें हैं जिन पर जीएसटी के जो दाम हैं वो कम कर दिए गए, जीएसटी की दरें जो हैं वो घटा दी गई, और इसका सीधा लाभ आम आदमी को मिल रहा है, आम जनमानस को मिल रहा है। और मन की बात जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री के द्वारा जीएसटी उत्सव का जिक्र किया जाना कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखो, कुछ चीजें जो प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकलती हैं तो हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस उनके साथ नहीं होता, तो हम इतने रिलेट नहीं कर पाते। बट ये एक ऐसी चीज है जिसमें एक साधारण व्यक्ति से लेके एक टॉप लेवल का जो कॉर्पोरेट है वो सारे इससे प्रभावित हैं। और मुझे लगता है कि हम सारे शुक्रगुजार हैं, हम सारे थैंकफुल हैं, हम सबको एक उनका शुक्राना करना चाहिए कि जीएसटी की दरें कम करने से उन्होंने ना ही कर प्रणाली को सिंपल किया है, बट अपने वित्तीय घाटे को नजरअंदाज करते हुए ही जनमानस को जो एक बेनिफिट पहुंचाने की जो बड़ी अच्छी कोशिश हुई है। आपने खुद सुना होगा पिछले दिनों में रिकॉर्ड सेल हुई है हर चीज की, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो बाइक है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धनतेरस या दिवाली पे रिकॉर्ड जो सेल वो इसीलिए हो पाई। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का ये मेंशन करना, जीएसटी का जो घटोतरी हुई है इसका मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम सबको उनका थैंकफुल होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, 2014 की अगर हम बात करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी, और 15 अगस्त 2014 को पहली बार लाल किले की प्राचीर से बतौर प्रधानमंत्री जब देशवासियों को संबोधित किया था, तो सबसे प्रमुखता से जो विषय उन्होंने उठाया था वे विषय था स्वच्छता का। कितना इंपॉर्टेंट है ये विषय, और हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से, अलग अलग माध्यमों से देशवासियों को अक्सर स्वच्छता का संदेश देते हैं, और अपने मन की बात के 127वें एपिसोड में भी आज प्रधानमंत्री स्वच्छता का विषय जो है उसे छूना नहीं भूले। तो कितना महत्वपूर्ण है स्वच्छता का विषय, और किस तरह से देखते हैं इस विषय को मन की बात के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाना? देखिए विजय, स्वच्छता का विषय इंपॉर्टेंस है, और उसका एक प्रैक्टिकल आपने देखा होगा नमूना हर गली में
वो आपने गाना सुना होगा कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो इसका मतलब है कि हर गली में गाड़ी पहुंच रही है। कोई बंदा स्टिक में अपना झाड़ू लेके, तो मैं कहता हूं कि मेरा प्रधानमंत्री अगर झाड़ू लगा सकता है तो मैं भी झाड़ू लगा सकता हूं। तो हर व्यक्ति प्रेरित हुआ है। एक जो हाइजीन के प्रति जो एक सेंसिटिविटी थी वो लोगों की बढ़ी है, एक जो स्टिग्मा है वो कम हुआ है। और 2-4 जो प्रधानमंत्री जी ने गार्बेज कैफे जो उसका जिक्र किया है कि आप प्लास्टिक का कचरा लाओ तो खाना खाओ, इस तरह के जो मोटिवेशनल, दूसरा कपिल शर्मा जी जिन्होंने झीलों का संरक्षण किया, पेड़ पौधे लगाए, इंजीनियर्स हैं जो बेंगलुरु में। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमें मोटिवेट करती है कि हम किस तरह के अपना बिजनेस करते हुए भी उस सफाई के लिए, उस स्वच्छता के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और प्रधानमंत्री का साथ दे सकते हैं। हमारे जो सरोवर जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में थे, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक स्कीम थी, आपको भी पता होगा, उस स्कीम का मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, तो उसमें हमने संरक्षण किया बड़े सारे तालाब का। तो इस तरह से वाटर बॉडीज का सिर्फ हम गवर्नमेंट स्कीम्स पे डिपेंड ना रहें, हम इंडिविजुअली एज ए सिविल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हम अपने अपने लेवल पे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। और ये जो दोनों इनिशिएटिव्स हैं, जो गार्बेज कैफे का और दूसरा जो बेंगलोर में इंजीनियर कपिल शर्मा का, बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है पूरे भारत के और भी जो कारपोरेट वाले लोग हैं या बिजनेस वाले, उनको भी ये प्रेरित करेंगे कि हम इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं, केवल गवर्नमेंट से हम ऐसी अपेक्षा ना करें। जी डॉक्टर साहब, यकीनन आपने बेहद सही बात कही कि स्वच्छता का जो विषय है ये केवल एक सरकारी विषय नहीं है। जब तक आम लोग इसके साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक कामयाबी नहीं प्राप्त हो सकती। और मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी का ये दायित्व है कि स्वच्छता के प्रति एकदम सचेत रहें, जागरूक रहें और जो अन्य लोग हैं उन्हें भी जागरूक बनाएं। जी डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री ने आज अपने मन की बात में मैनग्रोव्स का जिक्र किया, जो कि सुनामी या साइक्लोन, जिन्हें हम आम भाषा में चक्रवाती तूफान कहते हैं, कि इन आपदाओं के समय पर ये मैनग्रोव बहुत मददगार साबित होते हैं। तो किस तरह से देखते हैं मैनग्रोव्स का जिक्र, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे शायद पहली बार मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देशवासियों के समक्ष रखा है। तो किस तरह से देखते हैं आप? विजय जी, आपको पता है कि इन्वायरमेंट सबसे बड़ा पूरे विश्व के लिए एक चैलेंज है। तो इन्वायरमेंटल विषय मोदी जी जरूर अपनी मन की बात में लाते ही रहते हैं। उन्होंने मैनग्रोव का जिक्र इसलिए नहीं लाया कि मैनग्रोव कैसे सहायक है, उन्होंने इसलिए लाया कि हमने इसकी प्लांटेशन स्टार्ट की है, हमने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसमें मैनग्रोव्स की जो संख्या है वो जो जिसको हम बोलते समुद्री वनों की संख्या को बढ़ाया जा सके और हमारी बायोडाइवर्सिटी, जीव विविधता कहते हैं, उसको बढ़ाया जा सके। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में देखें तो मुझे लगता है पिछले दिनों में जैसे पाडर में अपने मचेल माता में देखा कैसा हुआ, वैष्णो देवी की जो त्रिकुटा हिल्स में वहां पे जो एक्सीडेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं जो एक पौधों की, पेड़ों की वो जो बांधने की मिट्टी को क्षमता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक हानि पहुंची है। तो मुझे लगता है मैनग्रोव प्लांटेशन से हमें भी प्रेरित होकर, अभिप्रेरणा लेके हमें भी प्लांटेशन करनी चाहिए और ऐसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो हमारे परिप्रेक्ष्य में उस मिट्टी को बांध के रखें, पहाड़ों को बांध के रखें कि फ्यूचर में इस तरह की कोई आपदा नहीं आए। तो कुल मिला के हमें ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। मैनग्रोव वाली एग्जांपल से यही हमें मिलता है। हमें जीव विविधता के लिए और अपने एनवायरनमेंट के, अपने वातावरण के संरक्षण के लिए हमें ऐसे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, और हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की अभिप्रेरणा से ही देश भर में पिछले दिनों एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया। और हम सभी का ये दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस भी क्षेत्र में रहें वहाँ पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि आपने एकदम दुरुस्त बात कही कि हमारे जो पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है और हम सब इसके गवाह रहे हैं। पिछले दिनों जो आपदाएं पेश आई हैं, तो यदि इन आपदाओं से बचना है तो हम सभी को प्लांटेशन जरूर करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बेहद इंपॉर्टेंट विषय है जिस पर प्रधानमंत्री ने आज अपने विचार साझा किए हैं और प्रधानमंत्री ने आज अपनी मन की बात में स्पष्ट रूप से कहा कि इस विषय को वह तकरीबन 5 वर्ष पहले भी मन की बात में उठा चुके हैं और ये विषय है हमारे भारतीय नस्ल के कुत्तों के संबंध में। और प्रधानमंत्री ने बेहद गर्व से आज देशवासियों को ये बताया है कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं, जैसे सीआरपीएफ है या बीएसएफ है, वे अब विदेशी जो नस्ल के कुत्ते हैं उन्हें अपने डॉग स्क्वाड में शामिल करने के बजाय भारतीय नस्ल के कुत्तों को अपने डॉग स्क्वाड में शामिल कर रहे हैं। तो इस बदलाव को, इस प्रेरणा को आप किस तरह से देखते हैं? इस प्रेरणा मैं इस तरह से देखता हूं कि लोकल फॉर वोकल का उन्होंने स्कोप बढ़ाया है कि हम अपनी चीजों को कॉन्फिडेंस में ना लेते हुए हम बाहर वालों के प्रति क्यों आकर्षित हो जाते हैं, जबकि अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो उनमें इम्यूनिटी ज्यादा है, वो ज्यादा जल्दी एडजस्टमेंट कर लेंगे। हमारे जो अपने श्वान हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम है। इवन उन्होंने यहां तक की जिक्र किया कि इनके नाम भी जो है बीएसएफ ने अपने इंडियन नेम्स रखे हैं, हमें फॉरेन नेम रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। उन्होंने 2 एग्जाम्पल
एग्जांपल्स ऐसी साइट की जिसमें इंडियन नस्ल के कुत्तों ने कंपटीशन में जो उनका एक हुआ उसमें भी मतलब महारत हासिल की। अगर आपने बचपन में हमने देखा कि जो शिकार करते थे वहां शिकारी कुत्ते होते थे, बड़े स्विफ्ट होते थे। अब बकरवाली कुत्ते आपने देखा होगा, वो शेर के माफिक होते। तो मुझे लगता है कि लोकल फॉर वोकल की हमारी जो अपनी चीजें हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, वो सशक्त भी हैं, तो क्यों ना हमें उनको आगे बढ़ाएं। और ये बहुत अच्छी पहल मैं इसको मानता हूं। जो मन की बात का जो इम्पैक्ट जिसको हम बोलते हैं उसका असर जो दिखा और हमारे सशस्त्र बलों ने इसको जो इम्प्लीमेंट किया है बहुत ही सराहनीय कार्य है। जी डॉक्टर साहब, आगामी जो 31 अक्टूबर का दिन है वो समूचे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उस दिन हमारे देश के जो प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी जयंती मनाई जाएगी। और प्रधानमंत्री ने आज अपने मन की बात में एक तरह से निमंत्रण दिया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप विशेष समारोह आयोजन किए जा रहे हैं और वहां एकता दिवस की परेड भी होनी है। और प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में देशवासियों को निमंत्रण दिया है कि वे इस परेड में आएं और भारतीय श्वान के समर्थ का जो प्रदर्शन है उसे जरूर देखें। तो डॉक्टर साहब, इसी संबंध में मेरा अगला सवाल आपसे है कि 31 अक्टूबर को देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी महत्वपूर्ण मंच से देश के जो नायक हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें याद करना नहीं भूलते। आगामी 31 अक्टूबर का दिन कितना महत्वपूर्ण है और इस विषय को मन की बात जैसे मंच के माध्यम से उजागर किया जाना, किस तरह से देखते हैं आप इसे? मैं ऐसे देखता हूं कि इस टाइम वातावरण इन्वायरमेंट के बाद जो एक चैलेंज जिससे हमारा देश गुजर रहा है वो लैक ऑफ यूनिटी ही की है जी। हम डिवाइडेड हैं, रीजन, रिलीजन, रेडिकलाइजेशन बढ़ गई है, फंडामेंटलिज्म। तो यूनिटी की बात करना, एकता की बात करना, एक पटल के नीचे सबको लाना, वन नेशन वन इलेक्शन है ना, जीएसटी एक हो गया, तो ये उसी यूनिटी को दर्शाता हुआ मुझे लगता है ना केवल रन करना चाहिए बट उनके जो जीवनी है अपने लौह पुरुष जी की वो भी बताना चाहिए। एक उन्होंने लिखा था कि वो बहुत अच्छा वकालत में एक करियर बना सकते थे बट उन्होंने देश सेवा को चुना, उन्होंने यूनाइट करने को चुना, उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, उन्होंने हमारे भारत को पूरी कितनी 560 समथिंग स्टेट्स थी उनको यूनाइट करने का। तो मुझे लगता है कि हमारे स्टेट के संदर्भ में जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है, यहाँ पे जैसे हिंदू मुस्लिम और ये जो विविधता है, तो इसके संदर्भ में ये और भी रेलेवेंट हो जाता है कि ना ही केवल हम रन फॉर यूनिटी करें परंतु हम उनकी जो जीवनी है उस पर भी बात करें ताकि हमारे जो यूथ है वो प्रेरित हो सके। डॉक्टर साहब, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है उनके योगदान की बात करें तो भारत जो एक बिखरा हुआ देश था उसे एक अखंड भारत का स्वरूप देने में सरदार पटेल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आप किस तरह से देखते हैं उनके योगदान को? मैंने जिक्र किया कि उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण, किस तरह से उन्होंने एक एक इंडिविजुअल स्टेट के पास जाके कैसे नेगोशिएट किया और कैसे उनको उतने दूरदर्शी थे कि उनको पता था यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो उस टाइम पे ही उन्होंने कहा कि अगर हम एक ही, हमारी सरकार भी उसी पटल पे काम कर रही है, उन्हीं की अभिप्रेरणा पे काम कर रही है कि हम यूनाइट, चाहे वो टैक्स का रजीम है उसके मामले में, चाहे वो इलेक्शंस का होना है, चाहे वो बाकी सारी चीजें हैं, एक 370 का ब्रेक होना, मुझे लगता है एक संविधान एक विधान है ना उसके तहत, तो हम यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी भी इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए यूनिटी इन स्ट्रेंथ का जो उनका जो मोटो था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में कई ऐसे विषय समय समय पर जो हैं वो उजागर किए हैं जिनके बारे में आम देशवासियों को ज्यादा जानकारी नहीं थी, और ऐसा ही एक विषय इस बार की मन की बात में भी उजागर किया गया जो कि विषय है कोरापुट कॉफी के संबंध में। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो भारतीय कॉफी है विदेश विदेश में काफी मशहूर है, काफी ख्याति प्राप्त है। तो कोरापुट कॉफी जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण विषय को उजागर किया जाना कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि आप तो लिटरेट हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को नहीं पता होगा कि भारतीय या इंडियन कॉफी एक्सपोर्ट होती है यूरोप में और बाकी सारी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में। तो ये कैश क्रॉप है हमारे किसानों के लिए, कितनी एक सस्टेनेबल तरीके से की जाने वाली खेती, उस पे जीआई टैगिंग अगर की जाए तो किस तरह से एक उनके लिए एक बहुत ही स्वावलंबन का एक स्रोत बन सकती है। तो मुझे लगता है इस बात को टच करना बड़े सारे किसानों को, जहां पे ये खेती जैसे केरल तमिलनाडु में पॉसिबल है, तो वो सारे कोशिश करेंगे कि हम भी ये खेती करें, बिकॉज उनको पता है कि कॉफी की डिमांड जेन जी में और यूथ में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जिस तरह से गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है और प्रधानमंत्री का मन की बात में कॉफी का जिक्र करना
करना और इंडियन कॉफी इस तरह से और उसका गवर्नमेंट का फैसिलिटेट करना इसको, तो मुझे लगता है बहुत सारे किसानों को ये प्रेरित करेगा कि हम बिजनेस करें तो कॉफी का करें। और इवन यूथ भी मुझे लगता है किसान बनने को तैयार होंगे अगर वो किसानी कॉफी को कल्टीवेट करने। डॉक्टर साहब, आज अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कई ऐसी एग्जांपल्स भी कोट की जिसमें उन्होंने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे थे, अच्छी खासी तनख्वाह ले रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो जज्बा है, जो पैशन है, वो कॉफी के प्रति इतना था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़कर वे कॉफी की खेती की तरफ आ गए और आज बहुत अच्छा जो है वो मुनाफा वो कमा रहे हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में एक बेहद महत्वपूर्ण विषय का जिक्र किया जो है भारत के राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम का। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर हम बड़े सारे जैसे बचपन से हम जन गण मन है ना देखते हैं, तो संस्कृति की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बच्चे बोलते हैं, बट अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो एक रोंगटे खड़े होने वाली बात है। प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि वंदे मातरम, कि जब हमने अपनी मातृभूमि को एक माता समान माना, और ये सारी जो परंपरा है ये हमारे वेदों की परंपरा है, तो ऐसे गीत का जिक्र करना ना ही केवल हमें यूनाइट करता है जैसे हमने फ्रीडम के टाइम, आजादी के टाइम हमें यूनाइट किया, परंतु हमारी जो एक रिच जो हमारी कल्चरल या हमारी जो हेरिटेज है सांस्कृतिक, उसके प्रति भी हमें मीनिंगफुल लगता है कि हमारी जो चीजें हैं, हमारे जो राष्ट्रीय गान है या राष्ट्रीय गीत हैं, ये किस तरह से हमारी जो एक रिच लेगेसी से प्रभावित हैं। तो मुझे लगता है कि उनका मेंशन करना इस गीत के बारे में बड़े सारे यूथ को भी प्रेरित करेगा कि हम अपनी जो वैल्यूज हैं और हम किस तरह से अपनी भारत माता को या धरती माता को जो हम देखते हैं। 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के जो 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं, और प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा, सबको आह्वान किया है कि #वंदे मातरम, और हमें नए आइडियाज, नोवल आइडिया, जो हमेशा नोवल आइडिया जो मंगाते रहते हैं, और मुझे लगता है कि वंदे मातरम हमारे राष्ट्रगीत पे ऐसे नोवल जो आइडियाज मंगाना, तो ये मातृभूमि के प्रति किस तरह की हमारी भावना होनी चाहिए, ये यूथ को प्रेरित करेगा कि वो नया नया सोचेंगे कि किस तरह से यूथ को हम प्रेरित कर सकते हैं अपनी मातृभूमि के लिए कार्य करने के लिए, पैट्रियोटिक होने के लिए, देशभक्त होने के लिए। जी डॉक्टर साहब, संस्कृत भाषा की बात करें, जी कितना महत्वपूर्ण है संस्कृत भाषा का विषय मन की बात के प्लेटफॉर्म में, क्योंकि संस्कृत का नाम सुनते ही हमारे दिलो दिमाग में जो नाम सबसे पहले आते हैं वे हैं धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, लेकिन इनके साथ साथ एक समय ऐसे भी था जब संस्कृत आम बोलचाल की भाषा भी थी, लेकिन आज ऐसा नहीं रहा। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को बताया है कि अब समय बदल रहा है और संस्कृत भाषा का समय भी बदल रहा है, क्योंकि कई ऐसे युवा हैं जो डिजिटल माध्यम से संस्कृत भाषा में नई प्राणवायु डाल रहे हैं, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है संस्कृत भाषा का विषय मन की बात के माध्यम में। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को अपेक्षित किया गया बड़ी देर। जी, अब जैसे नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए रिसर्चेज हुई हैं, तो पता चल रहा है कि संस्कृत भाषा उच्चारण की भाषा है, ये देव की भाषा है। इससे हमारा ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो एक्टिवेट होता है, उससे हमारी तार्किक, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, वो बढ़ती है। ये डिजिटली बड़ी सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटेशनल लैंग्वेज के साथ बड़ी अच्छे से सम्मिलित हो जाती है। तो हम कितने एडवांस थे। बड़ी बार दुख होता है कि हमें क्यों वंचित रखा गया, क्यों नहीं हमें ये कंपलसरी बनाई गई। ना ही केवल हमारे रूट्स के साथ जोड़ती है, अगर हम संस्कृत पढ़ेंगे तो हमारे, आपने कहा, वेदास, हमारी गीता, हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, तो वो हमें वैल्यूज की तरफ ले जाएंगे, कल्चर की तरफ ले जाएंगे, संस्कृति की तरफ ले जाएंगे, एक रिचनेस की तरफ ले जाएंगे। तो मुझे लगता है उनका मेंशन करना और जो यूथ का इस तरफ से जाना, उन्हें क्रिकेटर की एक एग्जांपल दी कि कैसे क्रिकेटर हैं जो यूज करते हैं, या सोशल मीडिया कंटेंट बन रहा है, तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे जो भी चीज आती है वो पॉपुलराइज हो जाती है, तो ये प्रेरित करेगी यूथ को इस तरफ जाने के लिए। और आज के युग में एनईपी आने के बाद इसमें जो आयाम है, इसमें जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो भी बढ़ रही है, चाहे वो ट्रांसलेशन की है, चाहे वो डिजिटल कंटेंट की है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटेशनल लैंग्वेज की है, वो बढ़ रही है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का संस्कृत भाषा के ऊपर मन की बात में जिक्र जो है, इस भाषा की जो असली जो उसकी पहचान है उसको फिर से एक बार दिलाने में मदद करेगा और यूथ को प्रेरित करेगा कि वो संस्कृत को अपनाएं। डॉक्टर साहब, मन की बात के कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया की ताकत की बात की, कंटेंट क्रिएटर्स की बात की, और हम सभी जानते हैं कि यदि हम कुछ वर्ष पूर्व चले जाएं तो हमारे जो नौजवान हैं, ज्यादातर नौजवानों की मानसिकता रहती थी सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली जाए। लेकिन आज समय बदला है। आज लोग जो हैं, हमारे युवा जो हैं, वो सरकारी नौकरियों के पीछे भागने के बजाय अलग अलग
ऐसे फील्ड्स में जा रहे हैं जो कि एकदम नए हैं, जिनमें करियर की बेशुमार संभावनाएं हैं। जैसे हम कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, प्रधानमंत्री ने आज ऐसे कई उदाहरण भी देकर बताया है। तो कंटेंट क्रिएशन का फील्ड हो या सोशल मीडिया का फील्ड हो, इनकी ताकत को, इनमें जो रोजगार की संभावनाएं हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं? रोजगार की संभावनाएं बहुत हैं, स्कोप भी बहुत है, पैसे भी बहुत है, बट इंपॉर्टेंट यह है प्रधानमंत्री ने कंटेंट क्रिएशन संस्कृत के रिलेटेड मेंशन किया कि बच्चे, तो मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा यूथ कंटेंट, ऐसा नहीं है कि हमारी जो मॉडर्न चीजें हैं, इंग्लिश चीजें हैं, कोरियन चीजें हैं, वही वायरल होंगी, हमारी संस्कृत भी वायरल हो सकती है। उन्होंने एग्जाम्पल दी। तो यूथ अगर कंटेंट मीनिंगफुल करता है, कंटेंट हमारी संस्कृति के आधार पे करता है, कंटेंट वो भी ट्रेंडिंग हो सकता है, वो भी वायरल हो सकता है, तो इसमें जॉब तो मिलेगी ही, साथ में साथ वो एक बहुत ही बड़ी सोशल सर्विस करेंगे कि हमारी जो लेगेसी है, हमारी जो संस्कृति है, उसको जिंदा करने का, उसको यूथ तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको पता है कि नॉर्मल वेद तो कोई नहीं पढ़ेगा, पर जब हम उसका उच्चारण किसी सोशल मीडिया कंटेंट इंस्टा पे आएगा तो यूथ एकदम से कनेक्ट हो जाएगा, उनको वो भी अच्छा लगेगा। पिछले दिनों डोगरी में हमने शिव स्रोतम, एक हमारे SHO साहब हैं, आपने भी उनका नाम सुना होगा, उधमपुर का, तो उन्होंने किया तो सबको वो ट्रेंडिंग और अच्छा लगने लगा और वो काफी वायरल हो गया। तो यही मैं कह रहा हूं कि उन्होंने संस्कृति के विषय में, तो संस्कृत एक विषय नहीं है, और भी जो मीनिंगफुल हमारी लेगेसी है, हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, IKS, जो कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारी गवर्नमेंट जिसको प्रमोट कर रही है, अगर वो कंटेंट क्रिएटर्स मीनिंगफुल कंटेंट बनाए इंस्टेड ऑफ जो इंडिसेंट कंटेंट बनाते हैं या वैसे वायरल होने के लिए, तो मुझे लगता है वो भी ट्रेंडिंग हो सकता है, वो भी पैसे दे सकता है, और इसमें असीम संभावनाएं हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास हमारी परंपराओं का, हमारी विरासत का एक बहुत बड़ा खजाना जो है वो मौजूद है, और जो कंटेंट क्रिएटर्स की प्रधानमंत्री जी ने एग्जाम्पल कोट की, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी परंपरा और आधुनिकता, इनके संगम का जो है वो जिक्र करना चाहते थे कि यदि ये दोनों इकट्ठे कर लिए जाएं तो बहुत बड़े बड़े कमाल जो हैं वो किए जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने बात की स्वतंत्रता सेनानियों की। प्रधानमंत्री अक्सर विभिन्न मंचों के माध्यम से जो गुमनाम नायक हैं, जिनका हमारे देश में योगदान रहा है, देश को आजाद करने में या देश को सुदृढ़ बनाने में, उनका जिक्र करना कभी नहीं भूलते। और आज भी प्रधानमंत्री ने ऐसे ही एक गुमनाम नायक का जिक्र किया, कोमरम भीम, जो केवल 40 वर्ष तक ही जिए, लेकिन जिन्होंने भारत में एक क्रांति लाने का काम किया। उस समय का जो निजाम था, उसके विरुद्ध किसी की हिम्मत नहीं थी बात करने की, और उन्होंने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इन गुमनाम नायकों का जिक्र? किस तरह से देखते हैं आप इसे? मुझे लगता है कि आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हीरोज, पहले उन्होंने बॉलीवुड को समझा, अब वो हॉलीवुड को समझ रहे हैं। कई बच्चे जो हैं वो कोरियन मूवीज देख के उनको समझ रहे हैं। तो हमारे जो जननायक असली हैं उनको पता नहीं क्यों छुपाया गया या हमसे दूर रखा गया। तो मुझे लगता है कोमरम भीम जैसे या बिरसा मुंडा जैसे भूमि क्रांतिकारी, मैं बोलूंगा, वो जो लोग थे जिन्होंने अपनी जमीन, जंगल और उससे जो जुड़ी चीजें हैं उस पे उन्होंने जो अनअधिकृत जो निजाम थे हैदराबाद के, उनका जो टैक्स कर लगाना और उनको अपनी ही धरोहरों से वंचित करना, उस पे जो उन्होंने एक उनका जो जिक्र किया है, मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि हमें भी अपने जो लोकल हीरोज हैं, जिन्होंने जो भी प्रयास किए हैं, उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जिक्र करना चाहिए, ताकि हमारी जनरेशन को रोल मॉडल मिल सके। और मुझे लगता है अगर हमें रोल मॉडल मिलेंगे, हमारे बिहेवियर्स, हमारी सोच भी वैसी हो जाएगी। हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम है लैक ऑफ रोल मॉडल्स, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि उन्होंने जो छुपे हुए हैं जननायक, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप जम्मू कश्मीर के एक जाने माने शिक्षाविद हैं और मनोविज्ञानी भी हैं। प्रधानमंत्री जब मन की बात जैसे कार्यक्रम में अलग अलग विषय, छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण विषयों को उजागर करते हैं, तो इन विषयों का, इन जानकारियों का आम जनमानस पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है? देखिए, आपने खुद ही कहा कि हमारा मुखिया जब वो अपने मुखार बिंद से छोटी भी बात कहता है तो बड़ी बन जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर से भी जो रातों रात हीरो बन गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मुख से उनका नाम लिया गया या उनके जो इनिशिएटिव, उनकी जो पहल का सराहना की गई। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो लास्ट कॉर्नर में किसी गांव में, उसको भी एक संभावना दिखती है कि मेरा कार्य अगर प्रधानमंत्री जी सराहेंगे तो मैं भी मशहूर हो जाऊंगा और ये काम जो है बाकी जगहों पे रेप्लिकेट हो जाऊंगा। रेगुलर
सिमिलरिटी होने की वजह से एक रिलेशनशिप भी बन जाता है, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा मिलती है। तीसरी ये अभिप्रेरणा मिलती है कि मेरे पास भी संभावना है कि कल का नायक जो है मैं हो सकता हूं, और मैं भी भारत में नहीं विश्व में बदलाव का कारण बन सकता हूं अगर मेरा नाम उस पटल से लिया जाए। तो मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय कार्य है, ये करते रहना चाहिए। सब एकदम दुरुस्त कहा आपने। जो मन की बात, ये जो रिश्ता है ये बेहद खास है, बेहद इंपॉर्टेंट है, और केवल मन की बात का रिश्ता ही नहीं, ये मन से मन का रिश्ता बन चुका है। डॉक्टर रोमेश शर्मा, आपने समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए और मन की बात में प्रधानमंत्री ने जिन विषयों पर अपने विचार साझा किए उनके बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।